हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और चलते हैं आज की क्लास में आरजी सर ओशन ऑफ साइंस के साथ। ठीक है, बढ़ते हैं। जो आज की क्लास रहेगी वो फिजिक्स की रहेगी, भौतिक विज्ञान की रहेगी है। ठीक है, आगे की तरफ हम लोग देखते हैं। जो लास्ट क्लास थी हमारी फिजिक्स की, और उसमें मैंने आपको बताया था फिजिक्स की लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में। अंडरस्टैंड, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में मैंने आपको बताया था कि स्कैटरिंग क्या होती है। और स्कैटरिंग में जो कलर निकल के आता है, जैसे कि आकाश का कलर देखें, स्काई का कलर ब्लू होता है। अंडरस्टैंड, और समुद्र के पानी का कलर देखें तो वो ब्लू कलर का होता है। तो ये सारे जो कलर निकल के आते हैं पार्टिकल से, जब सनलाइट का जो जब पार्टिकल से सनलाइट टकराती है तो उससे जो कलर निकल के आते हैं वो स्कैटरिंग कहलाती है। और ये मैंने आपको बताया था स्कैटरिंग में, जो स्कैटरिंग के लिए 2 मिनट के लिए मैं आपको लास्ट क्लास का रिवाइज कर देता हूं। तो मैंने आपको कहा था द फिनोमिनॉन ऑफ चेंज इन द, तो जो परिघटना होती है द फिनोमिनॉन ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, किसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट के प्रोपगेशन की डायरेक्शन में। अंडरस्टैंड, तो लाइट के प्रोपगेशन की डायरेक्शन में तो क्या होता है, उसमें डिफरेंस आ जाता है। जब लाइट चलती है तो उसकी प्रोपगेशन की डायरेक्शन में, ठीक है ना। और जो लाइट है वो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से टकराती है। तो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि जैसे कि डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, धूल के कण हो सकते हैं, और भी कई सारे ऐसे पार्टिकल्स हो सकते हैं जिनसे सनलाइट टकराती है। और सनलाइट टकराने के बाद जो कलर निकल के आता है, ठीक है, उसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोला जाता है। और ये जो कलर है वो स्कैटरिंग की वजह से आते हैं। ये तो हमारा लास्ट क्लास का था। और आज की क्लास में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट पढ़ेंगे। ठीक है, व्हाइट लाइट का जो स्पेक्ट्रम है उसका कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं आरजी सर के साथ, तो बने रहिए और क्लासेस को स्किप ना करें, अल्टरनेट क्लास लेते रहें। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखें और जो भी क्वेश्चन को शॉर्ट आउट करें। ठीक है, कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम टॉपिक की तरफ। मैं यहाँ हेडिंग डालने जा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग भी लिखिएगा और लर्न कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप एनी टाइम पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। ठीक है, यहाँ पर मैं हेडिंग डाल रहा हूँ रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन। अंडरस्टैंड, क्या हेडिंग डाली है मैंने यहाँ पर मैंने हेडिंग डाली है रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम, रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। ठीक है, यानी कि व्हाइट लाइट का जो सनलाइट है, या हम लाइट भी लिख सकते हैं या व्हाइट लाइट है, तो व्हाइट लाइट की जो स्पेक्ट्रम है उसका मैं आपको रिकॉम्बिनेशन यहां पर पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन में ये बताऊंगा, हम यहाँ पर दो प्रिज्म लेने वाले हैं हम यहाँ पर दो प्रिज्म लेंगे और दोनों प्रिज्मों को यहाँ पर अटैच किया जाएगा। और हम ये देखेंगे कि जो सनलाइट होती है, तो हमने ये देखा है कि अक्सर जो रेनबो बनते हैं, ठीक है, रेनबो में क्या होता है, जो कि जैसे कि अच्छी बारिश होगी और अच्छी बारिश होने के बाद अगर सडनली धूप निकल जाए, सडनली सनरेज निकले, और उन सनरेज का जो कॉलिजन है वो यदि वाटर ड्रॉपलेट से हो, तो उन वाटर ड्रॉपलेट से सन की सनलाइट टकराती है तो रिफ्रैक्शन के कारण, अपवर्तन के कारण वो 7 कलर्स निकालती है। अंडरस्टैंड, तो इस तरीके से रेनबो बनता है इंद्रधनुष। तो क्या स्पेक्ट्रम पर जब कोई सनलाइट गिरती है तो उसमें क्या 7 कलर्स होते हैं, तो उसके लिए आइजैक न्यूटन ने एक प्रैक्टिकल किया था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं, जो व्हाइट लाइट है श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम, या हिंदी में भी मैं लिख देता हूं श्वेत प्रकाश, हिंदी में मैंने यहां मेंशन किया श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम का, स्पेक्ट्रम का मैंने लिखा है श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम का संयोजन। तो यहां पर हम श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम का संयोजन पढ़ने जा रहे हैं। अंडरस्टैंड, तो देखिएगा, जो सर आइजैक न्यूटन थे वो ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्लास प्रिज्म स्पेक्ट्रम को, सनलाइट का जो स्पेक्ट्रम है उसे प्राप्त किया था। ठीक है, आइजैक न्यूटन ने सबसे पहला प्रैक्टिकल किया है। तो यहां पर हम लिखेंगे आइजैक न्यूटन। अंडरस्टैंड, तो आप लोग नोट कीजिएगा, मैं ये बताना चाह रहा हूं आइजैक न्यूटन। ठीक है, तो आइजैक न्यूटन पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रैक्टिकल किया था। was the first to use
ठीक है, यही एक ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने पहली बार यूज किया था ऑफ ए ग्लास प्रिज्म टू ऑफ ए ग्लास प्रिज्म, ऑफ ए ग्लास प्रिज्म। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने ग्लास प्रिज्म का यूज किया है, और ग्लास प्रिज्म का जो यूज किया है वो किसने किया है, टू ऑब्टेन, प्राप्त करने के लिए, द स्पेक्ट्रम। ठीक है, उन्होंने जो यहाँ पर ग्लास प्रिज्म का यूज किया है यहाँ पे स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए किया है। ठीक है, स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट, अंडरस्टैंड, स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट, फुल स्टॉप। आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। उन्होंने क्या किया था, जो 7 कलर्स था स्पेक्ट्रम का, ही ट्राइड टू स्प्लिट, ही ट्राइड टू स्प्लिट, उन्होंने क्या किया था, स्प्लिट, स्प्लिट का मतलब होता है बिखरना। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं बिखेरना या बिखरना। तो मैंने यहां मेंशन किया, ही ट्राइड टू स्प्लिट द कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम, द कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम, अंडरस्टैंड। मैंने यहां मेंशन किया है, ही ट्राइड टू स्प्लिट द कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। ठीक है, ऑफ व्हाइट लाइट फर्दर। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, आइजैक न्यूटन ने, उन्होंने जो व्हाइट लाइट के स्पेक्ट्रम का जो कलर्स है उसे आगे डिवाइड किया। ठीक है, उसे इसी प्रकार से जो दूसरा प्रिज्म लेकर के उन्होंने इसका प्रैक्टिकल किया है व्हाइट लाइट, फर्दर बाय यूजिंग अनोदर, बाय यूजिंग अनोदर, बाय यूजिंग अनोदर ग्लास प्रिज्म। उन्होंने दूसरा यहाँ पर प्रिज्म लेकर के क्या किया है, इस पर प्रैक्टिकल किया है ग्लास प्रिज्म, अंडरस्टैंड। और इससे क्या हुआ, तो उन्होंने इसमें कोई ज्यादा अक्सर खास कलर नजर नहीं आए, तो इसमें हम ये मैं आपको बताऊंगा कि हाउ एवर हुआ क्या था, ही कोड। ठीक है, तो जैसे ही उन्होंने क्या किया, जो व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम से जो बना था ग्लास प्रिज्म से, उसमें क्या हुआ, ही कुड नॉट गेट एनी मोर कलर्स। ठीक है, उन्हें ज्यादा, ही कुड नॉट गेट, उन्हें ज्यादा कलर्स नहीं मिले, ही कुड नॉट गेट एनी मोर कलर्स। ठीक है, उन्हें ज्यादा यहाँ पर कलर्स नहीं मिले, अंडरस्टैंड। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने यहाँ पर सेकंड एक दूसरा प्रिज्म, उसी प्रिज्म के जैसा, एक जैसा बिल्कुल हम शक्ल जैसे आइडेंटिकल बोलते हैं, तो उन्होंने आइडेंटिकल प्रिज्म उनके अपोजिट, मतलब उस पहले प्रिज्म के पास में इन्वर्ट करके रख दिया, उल्टा करके रख दिया। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहूंगा, ही देन प्लेस्ड अ सेकंड, ही, तो उन्होंने क्या किया, ही देन प्लेस्ड अ सेकंड। ठीक है, तो उन्होंने उसके पास में, ही देन प्लेस्ड अ सेकंड आइडेंटिकल प्रिज्म। ठीक है, आइडेंटिकल प्रिज्म, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल प्रिज्म मतलब उसके जैसे, आइडेंटिकल प्रिज्म इन एन इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, अंडरस्टैंड। तो इन्वर्टेड का मतलब है उल्टा, इन एन इन्वर्टेड पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू, उल्टा करके उस उन्होंने रख दिया, पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू, उस प्रिज्म के साथ उन्होंने रख दिया, विद रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट प्रिज्म, पहले प्रिज्म के साथ, टू द फर्स्ट प्रिज्म, पहले प्रिज्म के साथ उन्होंने इसको, मतलब पहले प्रिज्म के साथ दूसरा प्रिज्म उल्टा करके, इन्वर्ट करके सेट कर दिया। ठीक है, और उन्होंने फिर यहाँ पर जो इस व्हाइट लाइट को पास किया, तो हम इसमें ये लिखेंगे, दिस अलाउड ऑल द कलर्स, इससे क्या होगा, यहां पर देखिए, दिस अलाउड, दिस अलाउड ऑल द कलर्स, इससे क्या हुआ, जितने भी कलर हुए, दिस अलाउड ऑल द कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम, ऑफ द स्पेक्ट्रम, ऑफ द स्पेक्ट्रम, जो स्पेक्ट्रम के जितने भी कलर थे वो इससे पास होने लगे, ऑफ द स्पेक्ट्रम टू पास थ्रू द, टू पास थ्रू द। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, आइजैक न्यूटन ने पहले प्रिज्म के साथ दूसरा प्रिज्म इन्वर्ट करके रख दिया, और उससे जब सनलाइट पास की तो 7 कलर्स बने। उन 7 कलर्स को दूसरा जो इन्वर्ट किया गया प्रिज्म उस पर डाला गया, तो फिर उसने देखा कि यहाँ पर जो 7
कलर्स थे वो उसी व्हाइट लाइट के थे थ्रू द सेकेंड प्रिज्म। यहां पर मैंने लिखा सेकेंड प्रिज्म, तो उन्होंने वो 7 कलर्स को सेकेंड प्रिज्म से पास होने दिया, अंडरस्टैंड। और उन्होंने ये पाया ही फाउंड ए बीम ऑफ व्हाइट लाइट। तो यहाँ पर एरो लगाकर मैं मेंशन कर रहा हूँ स्क्रीन पर, आप लोग भी लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पर मेंशन किया मैंने स्क्रीन पर, ही फाउंड ए बीम ऑफ व्हाइट लाइट, ही फाउंड ए बीम ऑफ व्हाइट लाइट, he found a beam of white light, understand, emerging from the other side of, आगे मैं लिख रहा हूं emerging from the other side of, ठीक है। यहां पर मैंने लिखा है emerging from the other side of the second prism, ठीक है, of the second prism, सेकेंड प्रिज्म। मैंने यहां पर लिखा है कि उन्होंने क्या किया था, जो व्हाइट लाइट का बीम था उन्होंने दूसरी साइड से, जो सेकंड प्रिज्म है उसकी दूसरी साइड से इमर्ज होता हुआ उन्हें प्राप्त हुआ, ठीक है। और ये जो ऑब्जर्वेशन जो न्यूटन ने किया था, दिस ऑब्जर्वेशन गेव न्यूटन द आइडिया, ठीक है। इससे न्यूटन को क्या आइडिया आया, इससे न्यूटन को ये आइडिया आया कि भाई 7 कलर्स निकले हैं, यानी कि ये 7 कलर्स निकले इसी व्हाइट लाइट में से, ठीक है। इससे न्यूटन को ये आइडिया आया। तो दिस ऑब्जर्वेशन गेव न्यूटन द आइडिया, this observations gave Newton the idea, इससे न्यूटन को क्या आइडिया आया, this observations gave Newton the idea that sunlight is made up of, idea that the sunlight जो सनलाइट होती है, सनलाइट इज मेड अप ऑफ, ठीक है, 7 कलर्स। जो सनलाइट होती है वो 7 कलर से मिलकर बनी हुई होती है, इसको मैंने यहां अंडरलाइन कर दिया, अंडरस्टैंड। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है, जो सनलाइट होती है वो 7 कलर से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। और जितनी भी लाइट है, कोई सी भी लाइट हो, वो अगर सिमिलर स्पेक्ट्रम देती है तो हम इसे क्या बोलेंगे, इसे व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम बोला जाएगा। तो इससे न्यूटन को ये आइडिया आया कि जब उसने रे ऑफ लाइट पहले प्रिज्म पर डाली तो उसमें से 7 कलर्स निकले, और इन्हीं 7 कलर्स को उसने क्या किया, एक दूसरा प्रिज्म को इन्वर्ट करके यहां पर प्लेस कर दिया। तो जब 7 कलर्स उस पर डाले गए तो उन्होंने देखा न्यूटन ने कि रियली में ये 7 कलर्स इसी सनलाइट से निकले, ठीक है। अब चलते हैं इसके डायग्राम पर, ये आपकी थ्योरी है, इसे नोट कर लेना आप अच्छे से, ठीक है। तो यहां पर लिखा है आइजैक न्यूटन वाज द फर्स्ट टू यूज ए ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। ही ट्राइड टू स्प्लिट द कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट फर्दर बाय यूजिंग अनदर ग्लास प्रिज्म, हाउएवर ही कुड नॉट गेट एनी मोर कलर्स। He then placed the second identical prism in an inverted position with respect to the first prism. This allowed all the colors of the spectrum to pass through the second prism. He found a beam of white light emerging from the other side of the second prism. These observations gave Newton the idea that the sunlight is made up of 7 colors. Understand? तो बढ़ते हैं, इससे न्यूटन को आइडिया गया कि जो सन की सनलाइट है उसमें 7 कलर्स होते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ और डायग्राम को यहां पर कंसीडर करते हैं, अंडरस्टैंड। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ और डायग्राम को यहां समझेंगे हम लोग कि किस प्रकार न्यूटन ने दो एक जैसे आइडेंटिकल यानी कि हम शक्ल प्रिज्मों को प्लेस किया एक दूसरे के साथ, और किस तरीके से यहाँ पर 7 कलर्स निकल के आते हैं। तो 7 कलर्स के बारे में सीखेगा, ठीक है, और कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है। आप आगे अभी बहुत कुछ बाकी है, ठीक है, अभी तो बहुत कुछ बताना बाकी है, तो देख लीजिएगा, यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। तो हेडिंग डाल देता हूं मैं यहाँ पर डायग्राम, ठीक है। यहाँ पर डायग्राम को आगे की तरफ हम लोग लेते हैं। तो देखिए इसका जो डायग्राम रहने वाला है, यहाँ पर 2 प्रिज्मों को हम लोग सेट करेंगे। पहला प्रिज्म तो ये रहा, ठीक है, तो ये रहा आपका पहला प्रिज्म, अंडरस्टैंड। तो ये इस तरीके से हम पहला प्रिज्म यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये पहला प्रिज्म बना दिया है, देख लीजिएगा, ये मैंने पहला प्रिज्म यहाँ पर सेट कर दिया है, अंडरस्टैंड। इसको नीचे की तरफ बढ़ा देते हैं, ये हमारा पहला प्रिज्म हो गया है, आपको दिख रहा है क्लियर, अंडरस्टैंड, ठीक है। और
यहाँ पर हम दूसरा प्रिज्म भी इसके पैरेलल में सेट करने वाले हैं। तो दूसरा प्रिज्म मैं यहां पर सेट करूंगा इस तरीके से, अंडरस्टैंड। तो देख लीजिएगा, दूसरा प्रिज्म मैं यहां पर सेट करूंगा इस तरीके से, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा इधर बढ़ा देते हैं, ठीक है। ऊपर की तरफ हम लोग चलते हैं, ये हो गया, अंडरस्टैंड। और इसको इधर की तरफ हम लोग बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये आपका सेकंड प्रिज्म हो गया, इसको इन्वर्ट करके यहां पर सेट कर दिया, ठीक है। ये देख लीजिएगा, दो प्रिज्म एक जैसे एक दूसरे के साथ यहां पर हम लोग सेट कर चुके हैं, अंडरस्टैंड। देख लीजिएगा, आपको क्लियर यहाँ नजर आ रहा होगा। एक मैंने ग्रीन कलर के मार्कर से बनाया है, दूसरा मैंने यहाँ पर रेड कलर के मार्कर से बनाया है। इसको मैं यहाँ पॉइंट ए दे रहा हूं, ठीक है। और ये जो है पॉइंट, यहाँ पर ये पॉइंट मैंने ए दे दिया है, अंडरस्टैंड। यहाँ पर ये पॉइंट हम लोग दे चुके हैं, एंगल हम लोग बना देंगे। ये वाला जो एंगल है वो कौन सा हो गया, एंगल ऑफ प्रिज्म बोल सकते हो, या प्रिज्म एंगल हो गया आपके। ऐसे यहाँ पर ये जो एंगल है वो प्रिज्म एंगल हो गया, या एंगल बिटवीन टू सरफेसेस हो गया, यानी कि प्रिज्म एंगल। अब होगा क्या, जो लाइट आएगी सनलाइट, ठीक है, सनलाइट जो आएगी वो इस तरीके से आएगी। देख लीजिएगा, यहां पर सनलाइट आएगी तो ये इस तरीके से आएगी, ठीक है। ये सनलाइट आ गई, ये हो गया सनलाइट, ठीक है। यहां से सनलाइट आ चुकी है। देख लीजिएगा, मैंने यहां से सनलाइट डाली है, ठीक है। ये हो गया आपकी सनलाइट, ये बीम आ रहा है एक तरीके से। यहां लिख देता हूं मैं व्हाइट लाइट, ठीक है। तो ये एक व्हाइट लाइट का एक पूरी व्हाइट लाइट यहाँ पर एक पहले प्रिज्म पर आ चुकी है। अब होगा क्या, थोड़ा सा यहाँ पर बेंड लग जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिएगा, बेंड किस प्रकार से, बेंड देखिए इस प्रकार से, ठीक है। ये हो गया बेंड, देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है बेंड लग चुका है। और अंदर रिफ्रैक्शन हो गया, और एक रे ऑफ लाइट इस तरीके से यहाँ पर नजर आ रही, क्लियर। तो देख लीजिएगा, एक जैसे ही यहाँ पर सनलाइट आई तो अंदर रिफ्रैक्शन हुआ, अपने रास्ते से वो हटी है। एक रे ऑफ लाइट, मतलब यहाँ 7 कलर्स को बनाया गया है। नीचे नीचे कौन सा होता है, वॉयलेट, और ऊपर ऊपर रेड होता है। आगे की तरफ यदि इन्हीं को आगे की तरफ हम लोग बढ़ा दें तो थोड़ा सा मैं इसको ना हल्का सा थोड़ा सा ऐसे करना चाहूंगा, हल्का सा, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पर ये देख लीजिएगा इस तरीके से बेंड लग गया है, ठीक है। देख लीजिएगा, तो यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर रे ऑफ लाइट डाली है इस पर, और रे ऑफ लाइट डालने के बाद, रे ऑफ लाइट डाली है तो अंदर 7 कलर्स बनेंगे। और नीचे नीचे कौन सा कलर रहेगा, नीचे नीचे हमारे रहेगा आपके वॉयलेट, और फिर रहने वाला है ऊपर ही ऊपर रहने वाला है आपके रेड, अंडरस्टैंड। ये हो गया। फिर आगे की तरफ यदि हम इनको बढ़ा दें, ठीक है, इसको हम बढ़ाएं आगे की तरफ तो ये इस तरीके से बढ़ेगा, अंडरस्टैंड। ये बढ़ गया इधर, ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही इसको आगे की तरफ हम लोग बढ़ाएं ऐसे, ठीक है। ये देख लीजिएगा, मैं इसको बढ़ा रहा हूं, ये इधर बढ़ गया, ठीक है। इधर की तरफ इसको बढ़ाया गया है, तो जैसे ही इसको बढ़ाएंगे तो देख लीजिएगा क्या होगा, दोबारा से यहाँ पर अंदर की तरफ रिफ्रैक्शन होगा। अंदर की तरफ रिफ्रैक्शन होगा तो क्या होगा, इस तरीके से यहाँ पर बेंड हो जाएगा, अंदर की तरफ रिफ्रैक्शन होगा। तो ये देख लीजिएगा, ये इस तरीके से यहाँ पर मिलेगी, ठीक है, ये मिल गई। ऐसे यहां से यहाँ पर भी अंदर की तरफ यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिएगा, ये हो गया, अंडरस्टैंड। ये मैंने एरो बनाई दी है, देख लीजिएगा, एक दो यहाँ पर रे ऑफ लाइट, फिर इसको आगे पास किया। दूसरा प्रिज्म इन्वर्टेड, उल्टा सेट किया गया है। ये रे ऑफ लाइट जो 7 कलर्स निकले, उन 7 कलर्स को दूसरे प्रिज्म पर डाला है, तो उन्होंने दोबारा से रिफ्रैक्शन किया है, और वो यहाँ पर मिल चुके हैं, ठीक है। और आगे की तरफ हम लोग देखेंगे, दोबारा से यहाँ क्या निकल जाएगी, व्हाइट लाइट निकल जाएगी, अंडरस्टैंड। तो मैं यहाँ पर व्हाइट लाइट बना रहा हूं, ये हो गया व्हाइट लाइट, अंडरस्टैंड, ठीक है। और यहां पर ये मैं लिख देता हूं, और यहां पर मैं लिख रहा हूं व्हाइट लाइट, ठीक है। तो जैसे ही व्हाइट लाइट, इससे प्रूव क्या हुआ है, जैसे ही व्हाइट लाइट यहां से डाली गई, अंदर 7 कलर्स बने हैं।
ये आगे की तरफ निकले हैं। इसी के जैसा दूसरा आइडेंटिकल प्रिज्म को उल्टा यहाँ पर सेट किया गया है। 7 कलर्स आगे की तरफ देखा तो वो दोबारा मिल गए, उन 7 कलर्स को उस अंदर रिफ्रैक्शन हुआ तो वो मीट हुए एक पॉइंट पर, और वहां दोबारा से एक व्हाइट लाइट जो पहले थी वही व्हाइट लाइट लास्ट में निकली है। तो इससे प्रूफ क्या हो रहा है कि इसी श्वेत प्रकाश के अंदर 7 कलर बने हैं, 7 रंग, और इन्हीं 7 रंग को जब दूसरे इसे आदर्श प्रिज्म पर डाला गया, बिल्कुल एक जैसे दूसरे प्रिज्म पर डाला गया, तो वो 7 कलर दोबारा मिल गए और यहाँ पर व्हाइट लाइट का निर्माण दोबारा से हो चुका है। अंडरस्टैंड? ये जो ऊपर वाली है ये रेड है, और यहाँ पर नीचे वाली रे है जो है वॉयलेट यानी कि बैंगनी। अंडरस्टैंड? ऐसे यहाँ पर ये रेड है और ये वॉयलेट है, ये भी रेड है, देन ये वॉयलेट है। तो इस प्रकार से ऊपर वाली रेड है और नीचे वॉयलेट है, यहाँ पर ये मिल ही चुका है। यहाँ पर जो मैंने ये बनाया है इधर की तरफ, ये स्क्रीन हो गया, ठीक है, इसे मैं लिख देता हूं स्क्रीन। ऐसे यहाँ पर ये स्क्रीन है, तो यहां से रे ऑफ लाइट गई है और आगे की तरफ क्या हुआ है, रे ऑफ लाइट आगे की तरफ जैसे गई तो वहां से देखा कि 7 कलर बने, और आगे की तरफ देखा तो इधर भी ये 7 कलर्स मिल चुके हैं। मिल करके देखा हमने कि ये जो 7 कलर निकले व्हाइट लाइट में से ही निकले। ठीक है, ये आपके कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको आगे जो बताने वाला हूं वो फॉर्मेशन ऑफ किसका बताऊंगा, रेनबो फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा। और इनका नाम आप दे देना, P1 प्रिज्म है और इसका नाम है P2 प्रिज्म, ये जरूर लिख देना। ये P1 प्रिज्म है और वो है P2 प्रिज्म। ठीक है, बढ़े आगे की तरफ, ये अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और टॉपिक रहेगा फॉर्मेशन ऑफ रेनबो या रेनबो फॉर्मेशन। अंडरस्टैंड? तो देख लीजिएगा, हम लोग चलते हैं रेनबो फॉर्मेशन पर। ठीक है, इसे मैं हटा देता हूं। और रेनबो जो फॉर्मेशन होता है वो वर्षा की बूंदों के साथ, जब बारिश होती है, मैंने कहा था बारिश होती है और बारिश के बाद जब सनलाइट निकलती है तो वो सनलाइट किससे टकराती है, किससे क्लैश होती है, बारिश की बूंदों के साथ होती है। और उनके कारण क्या होगा, स्कैटरिंग होगी। जैसे वो टकराएगी तो अंदर ही अंदर रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होने के बाद फिर रिफ्लेक्शन होगा। यानी कि यहाँ पर होता क्या है, एक बार तो होता है अपवर्तन, ठीक है, फिर होता है परावर्तन, देन दोबारा होता है अपवर्तन। यानी कि 2 बार रिफ्रैक्शन होता है, देन एक बार रिफ्लेक्शन होता है, जिसके कारण रेनबो बनते हैं। और रेनबो का बनना डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है। इंद्रधनुष का बनना प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। ठीक है, इंद्रधनुष डिस्पर्सन ऑफ लाइट की वजह से बनते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी है, तो यहाँ पर मैं हेडिंग तो ये डाल रहा हूं, देख लीजिएगा, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। मैंने यहाँ पर हेडिंग डाली है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, यानी कि इंद्रधनुष का बनना। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ध्यान रखना। 2 नंबर का आएगा, आपको 2 नंबर दिलवा के जाएगा। और ये एक नेचुरल फिनोमिना है, ये एक प्राकृतिक परिघटना है। ठीक है, और 100% आने की चांसेस बन रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, एक फिनोमिना 100% आने की चांसेस है। क्वेश्चन ये है यहाँ पर, ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, एक्सप्लेन, क्वेश्चन बनेगा एक्सप्लेन द फॉर्मेशन, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। ठीक है, रेनबो फॉर्मेशन बताइए, या एक्सप्लेन, या क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है एक्सप्लेन रेनबो फॉर्मेशन, कैसे भी देख लीजिए, या हो सकता है क्वेश्चन एक्सप्लेन रेनबो फॉर्मेशन। तो या तो ये हो सकता है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, या रेनबो फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन, या व्हाट इज रेनबो फॉर्मेशन। तो रेनबो क्या है, नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, जो कि बारिश होने के बाद आकाश में हमें नजर आता है। अंडरस्टैंड? तो देख लीजिएगा, इसमें आप क्या लिखेंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूं ए रेनबो। जो इंद्रधनुष होता है, रेनबो जो इंद्रधनुष होता है, इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम, इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम। अंडरस्टैंड? जो रेनबो होता है एक नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है, एपियरिंग इन द स्काई, जो कि हमें कहां दिखाई देता है, आकाश में दिखाई देता है, ई एपियरिंग। ठीक है, जो हमें आकाश में दिखाई देता है, एपियरिंग इन द स्काई। ठीक है, आफ्टर, हमें आकाश में ये दिखाई देता है आफ्टर रेनिंग। ठीक है, बारिश होने के बाद में। अंडरस्टैंड? आफ्टर रेनिंग। तो रेनबो एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है जो हमें दिखाई देता है बारिश होने के बाद, और ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट की वजह से होता है। ठीक है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, इट इज कॉज्ड बाय, इट इज
कॉज्ड बाय, और यहाँ पर मैं मार्कर चेंज करके इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पर इसका मेन कारण ये है, इट इज कॉज्ड बाय डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इसे अच्छे से ध्यान रखना, जो रेनबो बनता है वो डिस्पर्सन ऑफ लाइट की वजह से बनता है, ठीक है। इट इज कॉज्ड बाय डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट, बोल दो डिस्पर्सन ऑफ लाइट बाय टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स, बाय टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी की छोटी छोटी बूंदों के टकराने के बाद, टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है, जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है, जो कि इस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, डिस्पर्सन की वजह से होता है। और रेनबो जो है वो किसके डायरेक्शन में, जैसे कि सन होती है तो सन के डायरेक्शन के अपोजिट में रेनबो बनता है हमेशा, ठीक है। सन की सनलाइट जिधर से आएगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में रेनबो बनेगा। तो यहां से मैं एरो लगा रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं यहां लिख रहा हूं ए रेनबो, आप भी नोट कीजिएगा, ठीक है। जो इंद्रधनुष होता है, ए रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड, ए रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड, ये हमेशा बनता है इन अ, ठीक है, जो इंद्रधनुष बनता है, ए रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन ए डायरेक्शन, इन ए डायरेक्शन, इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू दैट, ठीक है। जो रेनबो जो बनता है वो किसकी दिशा में बनता है, इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द सन, ठीक है, टू दैट ऑफ द सन। तो सन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या बनता है, इंद्रधनुष बनता है, ठीक है। और जो पानी की बूंदें होती हैं वो स्मॉल प्रिज्म की तरह काम करती है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था जब बारिश होती है और बारिश के बाद में सन निकलता है तो बारिश की बूंदों से सन की सनलाइट टकराती है तो रेनबो बनाती है, ठीक है। और जो पानी की बूंदें होती है, द वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है, जो पानी की बूंदें होती है, तो मैं स्क्रीन पर मेंशन कर रहा हूं, द वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक, ठीक है, लाइक प्रिज्म, ठीक है, ग्लास प्रिज्म लिख दो या प्रिज्म, जो पानी की बूंदें होती है वो प्रिज्म की भांति कार्य करती है, अंडरस्टैंड। और इससे क्या होगा, ये क्या करेंगी, रिफ्रैक्ट तो करेंगी और डिस्पर्स भी करेंगी, दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द, ठीक है, दे रिफ्रैक्ट, ये क्या करेंगी, रिफ्रैक्ट करेंगी एंड डिस्पर्स, ठीक है। मैंने यहां लिखा है दे रिफ्रैक्ट, ये रिफ्रैक्ट करेंगी एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट, ठीक है, द इंसिडेंट सनलाइट। और जो सनलाइट इंसिडेंट हो रही है, यानी कि जो सनलाइट गिर रही है, वो पहले क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगी। रिफ्रैक्ट का मतलब मैं यहां लिख देता हूं अपवर्तन, अंडरस्टैंड। मैंने यहां रिफ्रैक्ट का मतलब लिखा है, अपवर्तन लिख दिया है। तो दे रिफ्रैक्ट, रिफ्रैक्ट होंगे, डिस्पर्स का मतलब कलर निकालना होता है, डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट देन रिफ्लेक्ट, और दोबारा से क्या होगा, सनलाइट के टकराने के बाद देन रिफ्लेक्ट, क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी इंटरनली, ठीक है, अंदर ही अंदर। तो मैंने यहां पर लिखा है इंसिडेंट सनलाइट, फिर आगे मैंने लिखा है देन रिफ्लेक्ट इट, ठीक है, इंटरनली एंड, ठीक है, रिफ्लेक्ट इट इंटरनली, ठीक है। और आगे देखिए, ये रिफ्लेक्ट होगा एंड फाइनली, फाइनली क्या होगा, ठीक है, जैसे कि जो सनलाइट आएगी और पानी की बूंदों से टकराएगी तो ये रिफ्लेक्ट हो, पहले तो रिफ्लेक्ट होगी, देन रिफ्लेक्ट होगी और इंटरनली बेंड होकर के दोबारा से यहां पर रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो दोबारा से क्या होगा, रिफ्रैक्ट। तो यहां पर मैंने लिखा है, देख लीजिएगा, यहां पर मैंने लिखा है, पहले तो क्या होगा, रिफ्रैक्ट, ठीक है, ये लिखा रिफ्रैक्ट यानी कि अपवर्तन होगा, फिर डिस्पर्सन होगा, और डिस्पर्सन से 7 कलर निकल के आते हैं तो अंदर फिर रिफ्लेक्शन होगा और देन दोबारा से रिफ्रैक्ट होगी, यानी कि कलर निकालेंगे, रिफ्रैक्ट इट अगेन, ठीक है, रिफ्रैक्ट इट अगेन व्हेन इट, ठीक है, ये रिफ्रैक्ट होगी दोबारा से, और क्या होगा, इट कम्स आउट ऑफ द रेन ड्रॉप्स, इट कम्स आउट, ठीक है, ये बाहर आ जाए, कम्स आउट ऑफ द रेन ड्रॉप्स, ठीक है, ये बारिश की बूंदों से बाहर आ जाएंगी, रेन ड्रॉप्स, इट
कम्स आउट ऑफ द रेन ड्रॉप्स, पानी की बूंदों से, बारिश की जो बूंदों से बाहर आ जाएगी, और इसके कारण क्या होगा, ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है। और ये डिस्पर्सन को ये इसके कारण डिस्पर्सन होगा ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इससे क्या होगा, लाइट का क्या होगा, डिस्पर्सन होगा, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, और इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण हमारे आंखों तक अलग अलग कलर पहुंचेंगे। एंड इंटरनल, ठीक है, डिस्पर्सन, इंटरनल डिस्पर्सन, या बोल सकते हैं जो डिस्पर्सन ऑफ लाइट है इसके कारण क्या होगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, परावर्तन होगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। अंदर ही अंदर क्या होगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन की परावर्तन होगा, और डिफरेंट कलर्स, ठीक है, डिफरेंट कलर्स, जो अलग अलग कलर है, डिफरेंट कलर्स रीच द ऑब्जर्वर, यानी कि हम लोगों तक, ऑब्जर्वर्स आईज, हमारी आंखों तक पहुंचेगी, ठीक है। इस प्रकार से ये जो रेनबो है वो तैयार हो जाता है, इंद्रधनुष बनता है, ठीक है। और यहां पर मैंने आपको बताया है कि पहले रिफ्लेक्शन, पहले क्या होगा, रिफ्रैक्शन, ठीक है, अपवर्तन होगा, फिर होगा अंदर ही अंदर रिफ्लेक्शन, परावर्तन होगा, फिर दोबारा से होगा रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन। तो 2 बार तो अपवर्तन है और 1 बार परावर्तन है, ठीक है, यानी कि 2 बार रिफ्रैक्शन है और 1 बार रिफ्लेक्शन है। इसी के कारण जो हमारी आंखों तक है वो 7 कलर नजर आते हैं, यानी कि क्या बोलते हैं, इसी के कारण हमें क्या, रेनबो दिखाई देता है। इसका डायग्राम आप लोग देखिएगा, ठीक है, इसका डायग्राम, चलते हैं इसके डायग्राम की तरफ। और रेनबो फॉर्मेशन का डायग्राम देखिएगा, बहुत इजी डायग्राम है, कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ठीक है। अपनी पेंसिल को शार्प कर लीजिए अच्छे से, और रेनबो का जो डायग्राम है इस पर बढ़ते हैं। रेनबो फॉर्मेशन का डायग्राम इजी है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बारिश की जो बूंद है वो छोटी सी हम यहाँ पर ड्रॉप्स बना सकते हैं। तो इस तरीके से देख लीजिएगा, यहाँ पर मैं छोटी सी जो पानी की बूंद होती है उसको थोड़ा सा बड़ा करके ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, हम पानी की जो छोटी सी बूंद होती है उसको थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड। ये मैंने यहाँ पर ले लिया है, ठीक है। तो ये हो गया बारिश की छोटी सी बूंद, ठीक है, जिसको मैंने यहाँ पर बड़ा करके बता दिया है, अंडरस्टैंड। ये हो गया है आपके, ओके। तो ये बारिश की बूंद हो गई, इसको मैंने यहाँ पर बड़ा करके लिख दिया है, ओके। और यहाँ पर सन की सनलाइट, यानी कि ये पानी की बूंद है, वाटर ड्रॉपलेट है, बहुत छोटी होती है, लेकिन मैंने इसको बड़ा करके यहाँ पर बनाया है। अब होगा क्या, जब सनलाइट आएगी तो देख लीजिएगा, सनलाइट कैसे, ये सनलाइट आ गई, ठीक है, ये सनलाइट बिल्कुल सीधी आ गई। सनलाइट आएगी तो पहले तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन होगा। क्या होगा, अपवर्तन, और अपवर्तन के कारण ये अपना रास्ता चेंज करेगी। तो देख लीजिएगा, अपवर्तन के कारण रास्ता बदल चुका है, और यहाँ पर जो रास्ता है देख लीजिएगा, ये यहाँ पर कलर्स निकालेगी, ठीक है, ये मैंने कलर्स बना दिए, अंडरस्टैंड। ऐसी एक यहाँ पर मैंने ये बेंडिंग कर दी है, यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको दिख रहा होगा। तो अंदर ही अंदर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, अंदर ही अंदर मैंने रिफ्रैक्शन कर दिया है रिफ्रैक्शन, ओके। ये रिफ्रैक्शन हो गया है, और रिफ्रैक्शन होने के बाद में दोबारा से यहाँ पर एक बार और होगा, तो मैं यहाँ पर एरो बना दिया कॉमन। दोबारा से करेंगे हम लोग तो इस तरीके से होगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर हमें करना है इस तरीके से, अंडरस्टैंड। ये हो गया, ओके। इस तरीके से यहां पर हम लोग, ये हो गया हमारा, दोबारा से क्या हो गया, यहां पर क्या हो गया, अंदर ही अंदर रिफ्लेक्शन हुआ है। क्या हुआ, अंदर रिफ्लेक्शन हुआ है, अंडरस्टैंड। मैंने यहां पर ये एरो लगा दिया है, देख लीजिएगा, ऐसे यहां पर भी मैंने एरो लगा दिया है, ओके। ये एरो आप भी लगा देना, अंडरस्टैंड। अंदर ही अंदर क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। दोबारा से बाहर की तरफ निकलेंगे तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से ये बाहर की तरफ निकल जाएंगे, ओके। जैसे कि मैंने यहां पर दिखाया है, इस प्रकार ऐसे ही यहां पर हम लोग दिखा देंगे, अंडरस्टैंड, ओके। देख लीजिएगा, तो इस तरीके से यहां पर 7 कलर्स निकल के आ जाते हैं, ठीक है।
ये इस तरीके से 7 कलर्स यहाँ पर बनने लग जाएंगे। अंडरस्टैंड, ये यहाँ पर 7 कलर्स नजर आ जाएंगे। तो ये 7 कलर्स का बनना हो चुका है और इस तरीके से हम यहाँ पर एरो दिखा सकते हैं। ठीक है, ये एरो आप लोग दिखा देना। ओके, तो यहाँ पर ये सनलाइट है, यहाँ पर लिख देते हैं सनलाइट। अंडरस्टैंड, सनलाइट हो गई और इस पर हम लोग लिख देते हैं वाटर ड्रॉपलेट या वाटर ड्रॉप। ठीक है, वाटर ड्रॉप्स यानी कि पानी की बूंद। ठीक है, वाटर ड्रॉप हो गई और वाटर ड्रॉप की जगह यहाँ पर रेन ड्रॉप लिखे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेन ड्रॉप, बारिश की बूंद। ठीक है, तो रेन ड्रॉप हो गई, सनलाइट हो गई। अब देखिए मैंने यहाँ पर बनाया, दोबारा से मैं बता देता हूं, ये मैंने बारिश की बूंद बनाई है, ये सनलाइट है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास हो रही है, तो बताइए क्या कहलाएगा? रिफ्रैक्शन कहलाएगा। मैंने पढ़ाया था आपको, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होगी तो उसे रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? अपवर्तन। फिर अंदर ही अंदर क्या हो रहा है देख लीजिएगा, अंदर ही अंदर हो रहा है रिफ्लेक्शन। क्या हो रहा है अंदर ही अंदर? रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन। अंदर ही अंदर क्या हो रहा है? परावर्तन। और फिर दोबारा से यहाँ पर बेंडिंग हो रही है, लाइट की बेंडिंग हो रही है, तो दोबारा से क्या हो रहा है? अपवर्तन हो रहा है। यानी कि रिफ्रैक्शन कितनी बार है? 2 बार, और रिफ्लेक्शन 1 बार है। अंडरस्टैंड, सुनिएगा ध्यान से, रिफ्लेक्शन 1 बार है और रिफ्रैक्शन 2 बार है। तो देख लीजिएगा, पहला यहां पर आ गया, ठीक है, यहां से, फिर अंदर ही अंदर, ये हो गया रिफ्रैक्शन, फिर दोबारा टकरा के अंदर ही अंदर यानी कि इसी सरफेस से टकरा के आई है, तो यानी कि रिफ्लेक्शन हो रहा है। देन जब बाहर निकली है तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। तो 2 बार रिफ्रैक्शन और 1 बार रिफ्लेक्शन हुआ है, इसी का कारण रेनबो नजर आया है। ठीक है, और अब हम बढ़ते हैं अगले फिनोमिना की तरफ, वो रहेगा हमारा तारों का चमकना यानी कि स्टार ट्विंकल्स। तो तारों का जो चमकना होता है वो किसकी वजह से होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। तो जो तारे आपको चमकते हुए नजर आते हैं ना, कि वाई डू स्टार ट्विंकल्स, यानी कि स्टार का यानी कि तारों का चमकना, और जो तारे चमकते हुए नजर आ रहे हैं वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण नजर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा रहने वाला है, यहाँ पर मैं डाल रहा हूं स्टार्स ट्विंकलिंग। ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे स्टार्स ट्विंकलिंग यानी कि तारों का टिमटिमाना। मैंने यहां डाला हेडिंग तारों का टिमटिमाना। ठीक है, ये हमारा एक नेचुरल फिनोमेना है। तो यहां से क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन क्या है? यहां से क्वेश्चन ये बनेगा, व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल। क्या क्वेश्चन बनेगा? व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, यानी कि जो तारे होते हैं वो चमकते हुए, टिमटिमाते हुए क्यों नजर आते हैं? या फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ क्या आएगा, ये भी 2 नंबर का है, एक्सप्लेन द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है, एक्सप्लेन द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ठीक है, यानी कि तारे किस प्रकार चमकते हुए नजर आते हैं। तो ये भी एक नेचुरल फिनोमिना है, और तारों का चमचमाना उनकी पोजीशन पे डिपेंड करता है। तारों जैसे कि सनलाइट उन पर आती है तो उनसे उनकी पोजीशन बच जाती है। ठीक है, एक तो होती है रियल पोजीशन, एक होती है वर्चुअल, जिसे एपरेंट पोजीशन बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहूंगा, जो तारे टिमटिमाते हैं, जो तारों का टिमटिमाना है, द ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार इज किसके कारण होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो यहां पर देखिए, लिखिएगा, नोट करते चाहिए, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, जो तारों का चमकना होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ठीक है ना, इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक यानी कि वातावरणीय, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये इसमें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, यहां पर मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं, ये आपको ध्यान रखना है। तारे किसके कारण चमकते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण चमकते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ, ठीक है, आगे लिख देता हूं, ऑफ। ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन किसका? स्टार्स लाइट, यानी कि तारों की लाइट से, स्टार लाइट। अंडरस्टैंड, फुल स्टॉप। अब मैं ये बताना चाह रहा हूं, जो स्टार लाइट है वो एंटरिंग करती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में। द स्टार लाइट ऑन एंटरिंग, द स्टार लाइट, जो तारों की लाइट है, स्टार लाइट एंटरिंग द स्टार लाइट एंटरिंग इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। ठीक है,
अर्थ एटमॉस्फेयर। तो जो स्टार लाइट है वो एंटर करती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, अंडरगोज रिफ्रैक्शन, ठीक है, और कंटिन्यू क्या होता है, अंडरगोज क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, कंटिन्यूअस। क्योंकि सनलाइट से जब सनलाइट टकराएगी तारों से तो कंटिन्यूअसली रिफ्रैक्शन होगा, यानी कि अपवर्तन होगा कंटिन्यूअसली, ठीक है, लगातार होगा कंटिन्यूअसली बिफोर, ठीक है, लगातार होगा रिफ्रैक्शन कंटिन्यूअसली बिफोर इट कहां पर पहुंचेगी, इट रीचेज द अर्थ, इट रीचेज द अर्थ, पृथ्वी पर पहुंचते पहुंचते। तो भैया सन जो है, सन से सनलाइट ऊपर तारे से टकराती है और वहां से टकराने के बाद जब हमारी आंखों तक पहुंचती है और हम लोग अर्थ पे रहते हैं तो पहुंचते पहुंचते वो बार बार रिफ्रैक्शन होता है उसका, ठीक है। और जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है तो देख लीजिएगा यहां पर मैं स्टार लगा रहा हूं, ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान करके नोट कर लीजिएगा और लर्न भी कर लीजिएगा द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है, जो वातावरणीय अपवर्तन होता है, द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अकर्स इन ए मीडियम, अकर्स इन ए मीडियम, ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है अकर्स इन ए मीडियम ऑफ ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ऑफ ग्रेजुअली चेंजिंग, और जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, वातावरणीय अपवर्तन होता है, वो लगातार मीडियम में चेंज की वजह से होता है, ग्रेजुअली चेंजिंग, अंडरस्टैंड, किसमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अंडरस्टैंड, लगातार चेंजेस की वजह से होता है। तो इससे क्या होगा, जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर क्या कर देगा, सनलाइट को बेंड कर देगा, सिंस द एटमॉस्फेयर बेंड्स सनलाइट, सिंस द एटमॉस्फेयर, जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर बेंड, BENDS, बेंड्स मतलब मुड़ जाना, बेंड्स द सनलाइट, ठीक है, यह लाइट, इससे क्या होगा, एटमॉस्फेयर से वो सनलाइट बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, कहां पर हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ। मैंने आपको बताया था रिफ्रैक्शन के केस में कि कहां पर वो मुड़ जाती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, वो नॉर्मल के पास में आ जाती है, द एपरेंट, और इससे क्या होगा, जो स्टार की एपरेंट पोजीशन, आभासी स्थिति बनेगी, द एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार, इससे क्या होगा, द एपरेंट यानी कि आभासी स्थिति, द एपरेंट का मतलब होता है आभासी, तो द एपरेंट पोजीशन, द एपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार्स, ठीक है, तारों की जो एपरेंट पोजीशन है वो बनने लगेगी, ठीक है, तारों की पोजीशन बनेगी इज, इससे ये क्या होगी, स्लाइटली डिफरेंट होगी, अंडरस्टैंड। तो मैंने यहां पर लिखा है द एपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार्स इज, ठीक है, द एपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स, ठीक है, स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्चुअल, इसकी जो वास्तविक स्थिति है, एक्चुअल पोजीशन से, अंडरस्टैंड, मैंने यहां पर लिखा है एक्चुअल पोजीशन। तो देख लीजिएगा, तो जो स्टार की एपरेंट पोजीशन है, आभासी स्थिति है, वो स्लाइटली डिफरेंट होगी इसकी एक्चुअल पोजीशन से, ठीक है, और इससे क्या होगा, इससे ये होगा जब सनलाइट आएगी अलग अलग लेयर्स में तो उनकी नॉर्मल की तरफ वो बेंड होने लग जाएगी, ठीक है, और स्टार जो है वो स्लाइटली क्या करेंगे, द स्टार्स जो है वो हमें नजर आएंगे, द स्टार्स अपीयर्स स्लाइटली हायर देन, ठीक है, थोड़े से हमें ऊपर नजर आएंगे, द स्टार्स, मैं लिख रहा हूं द स्टार्स अपीयर, ये नजर आएंगे, अपीयर स्लाइटली हायर, हमें ऊपर की तरफ नजर आएंगे, हायर देन द, और बार बार जब रिफ्रैक्शन होगा तो स्टार्स हमें ऊपर की तरफ नजर आएंगे, ठीक है, स्लाइटली अपीयर्स हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन, ठीक है, देन के बाद इट्स एक्चुअल, इसकी एक्चुअल पोजीशन, अंडरस्टैंड। तो हमें जो स्टार की एक्चुअल पोजीशन है उससे हम ऊपर नजर, उससे हमें स्टार ऊपर नजर आएगा, ठीक है, और हम देखेंगे व्हेन व्यूड नियर द, जब हम इसे देखेंगे व्हेन व्यूड
नियर द, जब हम इसे देखेंगे, व्हेन व्यूड नियर द हॉरिजॉन, तो हमें ये दिखाई देगा हॉरिजॉन जब हम इसे देखेंगे। फर्दर, जब हम इसे देखेंगे व्हेन व्यूड नियर द हॉरिजॉन, फर्दर दिस apparent position of the star, further this apparent position, ये जो apparent position बनी है किसकी बनी है? apparent position of the star, ये जो तारों की apparent position है उससे क्या होगा? apparent position is not stationary, ये उस जगह रहेगी नहीं, मतलब एक्चुअलिटी में ये बनी ही नहीं, इज नॉट स्टेशनरी। ठीक है, स्टेशनरी का मतलब होता है एक जगह फिक्स रहना, और स्टेशनरी नहीं रहेगी तो इससे क्या होगा? बार बार ये इनकी जो तारे हमें जो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं ना, वो इसी का कारण है, बट कीप, इसलिए बार बार रिफ्रैक्शन की वजह से हमें स्टार की एक फिक्स पोजीशन नजर नहीं आती है। ठीक है, ऑन चेंजिंग स्लाइटली, ऑन चेंजिंग स्लाइटली, यानी कि बार बार चेंज होती रहती है, ऑन चेंजिंग स्लाइटली, अंडरस्टैंड। और इससे हमें फिजिकल कंडीशंस ऑफ द अर्थ जो है हमारी स्थिति अर्थ की, सिंस द फिजिकल कंडीशंस ऑफ द अर्थ, अंडरस्टैंड। तो हमारी जो पृथ्वी की फिजिकल कंडीशन है ऑफ द अर्थ, एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, एटमॉस्फेयर, हमारी जो अर्थ का जो वातावरण है वो भी स्टेबल नहीं है, इज नॉट, ठीक है, स्टेशनरी, ये भी स्टेशनरी नहीं है। और इसी के कारण क्या है? इसी के कारण हमें जो स्टार है वो एक जगह दिखाई नहीं देता है। ठीक है, और स्टार्स आर वेरी डिस्टेंस, और हमें जो स्टार्स है, सिंस द स्टार्स आर, ठीक है, वेरी डिस्टेंट, जो स्टार्स है वो काफी दूरी पर है। ठीक है, मैंने लिखा है द स्टार्स आर वेरी डिस्टेंस, दे अप्रोक्सीमेट पॉइंट साइज्ड, दे अप्रोक्सीमेटली इतने दूर है कि हमें स्टार कैसे नजर आएंगे? बहुत पॉइंट जैसे नजर आएंगे, दे अप्रोक्सीमेटली पॉइंट साइज्ड, ठीक है, और ऐसे लगेंगे बिल्कुल पॉइंट साइज कैसे है? लाइट के सोर्स जैसे नजर आते हैं। तो स्टार से इतनी दूर है कि हमें वो लाइट के सोर्स जैसे नजर आते हैं। इससे क्या होगा? एज द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट, एज द पाथ ऑफ रेज ऑफ लाइट, जो प्रकाश है, प्रकाश का जो रास्ता है उसकी किरणों का, वो कमिंग फ्रॉम द स्टार, ठीक है, जो किससे आ रहा है? स्टार से आ रहा है, कमिंग फ्रॉम द स्टार्स, कमिंग फ्रॉम द स्टार्स, जो किससे आ रहा है? तारों से आ रहा है, कमिंग फ्रॉम द स्टार्स, गोज ऑन वेरिंग, ठीक है, गोज ऑन वेरिंग, ठीक है, और जो जो स्टार है, और स्टार इतनी दूर है कि पॉइंट साइज नजर आते हैं, और जो स्टार है, स्टार से आने वाली सनलाइट है, वो स्लाइटली हमें धीरे धीरे नजर आती है। आगे देखिएगा, स्लाइटली, और इससे क्या होगा कि सन हमें बार बार पोजीशन चेंज करता हुआ, द एपरेंट पोजीशंस, ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूं स्क्रीन पर, द एपरेंट पोजीशंस, जो बार बार बदलती हुई स्थितियां हैं, द एपरेंट पोजीशंस ऑफ द स्टार, द एपरेंट पोजीशंस ऑफ द स्टार, ऑफ द स्टार्स, जो स्टार्स की यानी कि तारों की जो अलग अलग स्थितियां हैं वो हमें नजर आएंगी, फ्लक्चुएट्स, ठीक है, वो हमें नजर, फ्लक्चुएट्स यहां पर नजर आएंगी, फ्लक्चुएट्स, एंड द, ठीक है, यहां पर नजर आने वाली है, एंड द अमाउंट ऑफ स्टारलाइट, एंड द अमाउंट ऑफ स्टारलाइट, और जो स्टार लाइट है यानी कि सन से आने वाली जो सनलाइट है, जो हमारी आंखों में एंट्री करती है, एंटरिंग द आई फ्लिकर्स, ठीक है, हमारी आंखों में जो एंटर करती है, जो अमाउंट ऑफ स्टारलाइट है, स्टारलाइट जो आ रही है, मतलब स्टारलाइट एंटरिंग द आई, ठीक है, जो हमारी आंखों में प्रवेश कर रही है, एंटरिंग द आई, हमारी आंखों में प्रवेश करने वाली जो स्टारलाइट है
वो क्या करेगी, टिमटिमाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फ्लिकर्स, और फ्लिकर्स का मतलब होता है टिमटिमाना। अंडरस्टैंड, यहाँ पर आकर के और वो टिमटिमाएगी, साथ में स्टार हमें ब्राइट और ज्यादा चमकते हुए नजर आएंगे। सो द स्टार्स, आगे आप लिख सकते हैं सो द स्टार्स। ठीक है, जो स्टार्स है वो हमें बहुत ज्यादा, यानी कि समटाइम्स अपीयर्स ब्राइटर। ठीक है, समटाइम्स appear ब्राइटर, यानी कि हमें और वो अच्छे चमकते हुए नजर आने वाले हैं, विच इज, और जिससे कि हमें जो क्या बोलते हैं स्टार है वो नजर आएंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम लोगों ने एक तो रेनबो फॉर्मेशन पढ़ा है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म पढ़ा है, और स्टार की ट्विंकलिंग पढ़ी है। तो 3 से 4 फिनोमिना हमने पढ़े हैं। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ाने वाला हूं वो मैं आपको बताऊंगा। एक तो इसका डायग्राम बनाऊंगा, किसका, स्टार ट्विंकलिंग का। तो एक तो हमारे रहेगा डायग्राम ऑफ स्टार ट्विंकलिंग, एक तो स्टार ट्विंकलिंग का मैं आपको डायग्राम बना के बताऊंगा। ठीक है, और मैं आपको सनराइज और सनसेट के बारे में बताऊंगा। ठीक है, कौन सा, एक तो सनसेट बताऊंगा, और सनराइज के बारे में, किस तरीके से सनराइज, सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, और आगे भी कई सारे हैं, टिंडल इफेक्ट के बारे में भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो नेक्स्ट हमारा रहेगा सनसेट और सनराइज, और जो स्टार ट्विंकलिंग ये जो पढ़ा है इसका मैं डायग्राम आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, और आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर तो बनता है। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप्स में और फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, आरजी सर ओशन ऑफ साइंस, जिस पर क्लिक करके आप मेरे टेलीग्राम पेज पर जाइए और ज्वाइन कीजिए, और वहां से जो डेफिनेशन है उसे पढ़ने का आनंद लीजिए। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, वहां से आप रीड कीजिए। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए अपना कमेंट, अपना डाउट। ठीक है, और आंसर जानिएगा। और अल्टरनेट क्लासेस चल रही है, आज की क्लास फिजिक्स की, देन केमिस्ट्री की आने वाली है, देन और ये कंप्लीट होते ही हम बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे आपके एग्जाम से पहले। तो बने रहिए आरजी सर के साथ। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। आपका दिन बहुत अच्छा हो, आप मेहनत करें, आपके अच्छे मार्क्स आए। थैंक यू, बाय बाय।